आप सबको मेरा प्रणाम। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनसाइट के जो डेली करंट अफेयर्स होते हैं 18 मई की, यानी कि बीते हुए दिन के। तो आप लोगों को जैसे पता ही है हमारी ये वाली सीरीज़ चल रही है, तो आज के टॉपिक्स हमारे जो होंगे वो नालसा पहले भी एक बार आ चुका है, कुछ रिसेंट अपडेट हुआ है इसलिए दोबारा आया है। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस क्या है, इंडिया ने आरसीईपी को ज्वाइन करने से मना कर दिया जो पहले इनको 15 दिन का टाइम मिला था, उसके बारे में जानेंगे। आरसीईपी के बारे में जानेंगे। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन क्या होता है, आत्मनिर्भर भारत अभियान का 4th एंड 5th ट्रांच क्या है, वाई द गवर्नमेंट हैड टू इंजेक्ट मनी इनटू द पावर सेक्टर वगैरह, ये सब जानेंगे। फिर हमारे प्रीलिम स्पेसिफिक जो टॉपिक्स हैं वो है माइक्रो आरएनए क्या होता है, आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, और ट्रोग्लोमाइसिस ट्वेट्री क्या है। अगर आपने कोई भी इनमें से टॉपिक किया हुआ होगा तो आप वीडियो को उस टाइम पर स्किप कर देना, नेक्स्ट वाले के ऊपर चले जाना। इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ, आज से ही इस वीडियो के जस्ट बाद विजन का अप्रैल का मंथली कंपाइलेशन का वीडियो स्टार्ट हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। और इसमें मैंने बहुत ही अच्छे से पहली वीडियो के अंदर पॉलिटी के सारे 5-6 टॉपिक्स जो हैं एक साथ डिस्कस हो जाएंगे। और पिछले महीने वाली विजन की मैंने कंप्लीट नहीं की थी क्योंकि मेरा चैनल जस्ट नया ही था उस टाइम पे। अब मुझे अच्छा खासा रिस्पांस मिल चुका है, तो पीपल आर लविंग इट, पीपल आर लविंग द एक्सप्लेनेशंस। तो मैं इसको अब कंटिन्यू करूँगा। और अब मैंने इम्प्रूवमेंट कर दिया है। कुछ ना वॉइस के इश्यूज़ आ रहे थे पहले वाली वीडियोज़ में अभी भी मैंने अपना हार्डवेयर अपडेट नहीं किया है जो रिकॉर्डर है, बट स्टिल आई वांट कि आप लोग मुझे कुछ ना कुछ कमेंट में बताइएगा ज़रूर अगर आपको ऑडियो के अंदर कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं तो। एंड उसके अलावा फीडबैक देते रहिए, एक्सप्लेनेशंस वगैरह समझ में आ रही हैं नहीं, कुछ और एडिशनल रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं दोबारा बता देता हूँ उससे पहले भी। विज़न के जो एक तो आते हैं डेली न्यूज़ अफेयर, जिसको हम न्यूज़ एनालिसिस बोल दो, न्यूज़ अफेयर बोल दो, विज़न के डेली वाले, और एक आते हैं मंथली वाले। सेम चीज़ इनसाइट के केस में होती होगी। मैं इनसाइट का मंथली और डेली दोनों करवाऊँगा। मंथली चल रहा था, वो उसमें भी कुछ वॉइस के इशू थे, वो पूरी की पूरी सीरीज़ जो है वो दोबारा से अपलोड की जाएगी अप्रैल वाली। विजन का डेली वाला मैंने बंद कर दिया है, कुछ रीजंस थे उसके, क्योंकि उसका एक तो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था। सेकंड चीज़ मैं क्या नोटिस कर पा रहा था ना कि विजन के डेली वाली न्यूज़ ना इतनी अच्छी नहीं है, इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं है उसके अंदर, इट्स काइंड ऑफ टाइम पास। लेकिन विजन के मंथली बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रिपेयर किए गए हैं। मैंने अभी प्रिपरेशन वीडियो प्रिपेयर की है, तो आई कैन डेफिनेटली से एक टॉपिक कर लेना ही अपने आप में बहुत बड़ा होता है। इतने सारे लेफ़्ट राइट के टॉपिक कवर हो जाते हैं। दैट्स वाई आई ऑल्सो बिलीव कि जो टॉपर्स बोलते हैं कि उनका 60 से 70% प्रिपरेशन जो है वो करंट अफेयर्स से होता है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो मंथली कंपाइलेशन को बहुत ढंग से पढ़ते हैं। मंथली कंपाइलेशन के अंदर ही आपका कोई भी एक टॉपिक होता है, उसमें 60-70% तो स्टैटिक कवर कर ही देते हैं लोग। तो और थोड़ा वो 30% तो अपडेट आ रहा होता है, क्योंकि मंथली के अंदर क्या होता है ना कि प्रीवियस बहुत सारा बताते हैं ये लोग। तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा। हम सॉरी मैं टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग इस पे चलते हैं। पहला टॉपिक हम लोग अपना पढ़ लेते हैं नालसा के बारे में। ओके, हेयर वी गो। नालसा ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसमें जो नंबर ऑफ़ अंडर ट्रायल्स थे रिलीज़ किए गए हैं लॉकडाउन पीरियड के अंदर। अंडर ट्रायल्स वो लोग होते हैं जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा होता है, ठीक है। कोई इनका वो फाइनल डिसीजन सुनाया नहीं गया होता है, मुकदमा चल रहा होता है इनके ऊपर अभी। तो हाइलाइट्स इसके क्या है कि जो लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने इंटरवीन किया था और उन्होंने बोला था कि भैया कुछ 42,000 के आसपास अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं और 16,000 के आसपास कुछ कन्विक्ट्स हैं। कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी, और अंडर ट्रायल का मतलब इनके ऊपर अभी मुकदमा चल रहा है, ये दोषी नहीं है अभी तक। ऑन परोल टू डी कंजस्ट द प्रिजन्स ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। अब ये जान लो कि परोल क्या होता है और बेल क्या होता है। देखो, बी से बेल, पी से परोल, दोनों के बारे में जान लो। बेल एक तो पहली बात कोर्ट दे सकता है, ठीक है, और ट्रायल से पहले मिल सकती है, ट्रायल से पहले ही दी जाती है बेल। परोल क्या होता है? परोल के केस में ये होता है कि परोल एक तो आप या तो अंडर ट्रायल होगे तब दे सकते हो, या फिर आप कन्विक्ट हो चुके हो, ठीक है। और कौन देता है? पुलिस का जो वो प्रिजन का जो सुपरवाइज़र होता है ना, वो देता है परोल। परोल का मतलब होता है कि कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया गया। बेल होता है कि मे बी देयर इज़ अ चांस कि आपको अभी एक रिलैक्सेशन मिल गया है। तो समझ में आ गया, बेल होता है ट्रायल से पहले दिया जाता है, ठीक है, और कोर्ट ही दे सकता है बेल। परोल होता है जब या तो आप अंडर ट्रायल में हो या फिर आप कन्विक्ट हो चुके हो, दोषी करार किए जा चुके हो, तब आपको पुलिस का जो प्रिजन का जो सुपरवाइज़र होगा वो आपको परोल दे सकता है।
तो हाईएस्ट नंबर ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो थे वो रिलीज़ किए गए हैं, वो 9000 समथिंग है उत्तर प्रदेश से, उसके बाद 5000 समथिंग राजस्थान, फिर तमिलनाडु, फिर पंजाब, फिर महाराष्ट्र से। इसका बैकग्राउंड क्या है ये जान लेते हैं एक बार ज़रा हम। हमारे पास कुछ 1339 प्रिजन्स हैं, जेल हैं, उसमें 4,66,000 इनमेट्स हैं। हमारा जो रेट ऑफ ऑक्यूपेंसी है ना इंडियन प्रिजन्स का, वो 117.6 है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स और मेंस। मेंस में कहीं ना कहीं आप इसको लिख सकते हो, वेलफेयर वगैरह के लिए और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए, ह्यूमन राइट्स वगैरह में कहीं कुछ लिख सकते हो इस पॉइंट को। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया है मार्च के अंदर। सुप्रीम कोर्ट आपको पता है आर्टिकल 124 के अंदर आता है। 47th चीफ जस्टिस है अभी हमारे जो शरद अरविंद बोबडे, SAB इनका शॉर्टकट में लिखता हूँ। और मैक्सिमम 34 जजेस की स्ट्रेंथ होती है। करंटली उसमें 32 + 1 चीफ जस्टिस जो हैं वो हैं। 1950 के अंदर हमारा सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली फाइनली नेशनलाइज हो गया था। 1937 से लेकर और 1950 तक जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था उसे फेडरल कोर्ट बोलते थे, फेडरल कोर्ट। और 1950 के अंदर जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनका नाम था HN कानिया। 1951 के अंदर की इनकी इन ऑफिस डेथ हो गई थी। प्रीवियस जो हमारे चीफ जस्टिस थे 46 उनका नाम रंजन गोगोई जी था। उनके टाइम में काफ़ी सारे मेजर लैंडमार्क डिसीजंस आए थे। आर्टिकल 370 हो गया, और ये क्या कहते हैं हमारा अयोध्या वाला डिस्प्यूट हो गया है, और NRC ये हमारा CA वाला आ गया। कई चीज़ें आई उनके टाइम के अंदर, और उनको रिसेंटली राज्यसभा के अंदर नॉमिनी मेंबर भी चूज़ कर लिया गया है, तो वो इसलिए लाइमलाइट में है बहुत ज़्यादा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया था मार्च के अंदर कि जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग है जो कि कोविड-19 को स्प्रेड करने से रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि भैया जेलों के अंदर ना इस चीज़ को इफ़ेक्टिवली हैंडल नहीं किया जाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट होगा। फिर कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की और उन्होंने कुछ कमिटीज़ बनाई, और उन्होंने पूछा कि भैया जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ है ना, कि आप कुछ काम कीजिए और कुछ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं जो कि अभी दोषी करारे नहीं गए हैं, उनको आप बेल के ऊपर और पैरोल के ऊपर कुछ टाइम तक के लिए रिलीज़ कर दिए, ताकि जो प्रिज़न है ना उसमें थोड़ी सी पॉपुलेशन कम हो जाए। तो नालसा के बारे में जान लेते हैं। हमको न्यूज़ में और गहराई में नहीं जानना, ठीक है, हमको सिर्फ अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। नालसा के बारे में जान लेते हैं। नालसा को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंदर, जो कि 1987 का है। ये क्या करता है, ये फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसको, वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को। एम क्या है इसका, ये इंश्योर करता है कि भैया जो वीकर, ये जो आर्थिक रूप से तंग और कोई और डिसेबल जो सोसाइटी के लोग होते हैं, इनको जस्टिस के मामले में, न्याय के मामले में सारी प्रतिक्रिया, जो सारे प्रोसेस वगैरह हैं इनके ढंग से हो जाएं, सारे के सारे सिटीजन्स को ये प्रॉपर जस्टिस मिले, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है नालसा। इनका जो ऑफिशियल न्यूज़लेटर है उसका नाम है न्यायदीप। अगर आप लोग डेली न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो मैं ये पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर आप मंथली फॉलो कर रहे हो तो मैं ये पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो ये रिवीजन हो रही है उन लोगों की। कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो जो सेक्शन 3 है क्लोज टू लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट का, उसमें ये कहा गया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो नालसा के पैटर्न इन चीफ बनेंगे, और जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का रोल प्ले करेंगे। अब नालसा के इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं, ये ऑर्गेनाइज़ करता है लोक अदालत्स। लोक अदालत्स का मतलब क्या होता है, फॉर एमिकेबल सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट। कुछ कुछ ऐसे कोर्ट्स के अंदर जो केसेस वगैरह हो जाते हैं जो कि सॉल्व होने में बहुत टाइम लग रहा होता है या फिर अनसॉल्व रह जाते हैं, उनके लिए क्या किया जाता है, लोक अदालत सेटअप की जाती हैं। तो एमिकेबल मतलब होता है कि फ्रेंडली, यानी कि लाइट मैनर में, यानी कि जैसे कुछ ऐसे केसेस जैसे ज़मीन वगैरह के किस्से हो गए, ठीक है, जिसके ऊपर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है कि, तो ऐसे किस्सों वगैरह के लिए लोक अदालत सेटअप कर ली जाती है। छोटे मोटे चोरी के किस्से हो गए, इन केसेस के लिए लोक अदालत सेट करता है नालसा, और इन डिस्प्यूट्स वगैरह को सेटल कर देता है। हालांकि केसेस अलग भी लिए जाते हैं नालसा के लोक अदालत के अंदर। मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। एमिकेबल वर्ड का मतलब है जो कि आसान तौर पर जिनको सॉल्व किया जा सके, अदरवाइज़ कोर्ट तो कर ही रहा है सॉल्व। फिर ये आइडेंटिफाई करता है स्पेसिफिक कैटेगरीज, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए, एक्सक्लूडेड ग्रुप्स के लिए, उनके लिए कुछ स्कीम्स बनाता है ताकि, और उनको एक स्ट्रेटेजिक लीगल सर्विस प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। फ्री लीगल एड दी जाती है सिविल और क्रिमिनल मैटर दोनों के अंदर। सिविल और क्रिमिनल मैटर का तो आपको पता ही होगा भाई, ज़मीन जायदाद की बात है तो सिविल मैटर हो गया, क्रिमिनल मैटर किसी का मर्डर कर दिया है, ठीक है, तो ये सब किस में आ गए, क्रिमिनल मैटर के अंदर आ गए। फिर ऐसे केस के अंदर फ्री लीगल सर्विस, जो लीगल सर्विस है फ्री में किसको प्रोवाइड करेगा, पुअर लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगे लॉयर्स को, मार्जिनलाइज आर्थिक तंग लोग वगैरह हो गए जो, उनके, और ट्रिब्यूनल वगैरह,
ट्रिब्यूनल नहीं, ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं, उनको लॉयर वगैरह प्रोवाइड करते हैं ट्रिब्यूनल में, कोर्ट में। कभी कभी अटक जाते हैं शब्द तो, लेकिन आप भावनाओं को समझ जाइए। ओके, अब यही चीज़ स्टेट लेवल पर भी होती है, यही चीज़ डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी होती है। स्टेट के अंदर वहाँ पर जो पैटर्न होते हैं वो ऑनरेबल उनके चीफ जस्टिस होते हैं, उसके रिगार्डिंग जो भी हाई कोर्ट होता है उस हाई स्टेट का, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी उसके डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उसके रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट के। नीड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल नीड क्या है इसकी, वो जान लेते हैं। आर्टिकल 39A, यानी कि आपको पता ही होगा, DPSP की बात कर रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आर्टिकल्स हैं ये। वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि जो स्टेट है वो इंश्योर करे कि देखो भैया, जो लीगल सिस्टम है ना, ये सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ठीक है, सबको फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जा रही है, सबको मतलब ज़रूरतमंदों को, जो लॉयर को पैसा दे के करवा सकता है वो भी करवाए, लेकिन ज़रूरतमंदों को फ्री में प्रोवाइड की जा रही है सर्विस। लेजिस्लेशन की वगैरह की और स्कीम्स वगैरह हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू लोगों तक पहुंचाई जा रही है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इकोनॉमिकली वीक, आर्थिक रूप से बहुत तंग है, डिसेबल हैं और अपंग भी हैं। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 22 का क्लोज 1 जो है उसने ऑब्लिगेटरी बनाया। ऑब्लिगेटरी मतलब अनिवार्य है ये। स्टेट मतलब यहाँ पर स्टेट राज्य की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर इंडिया की बात कर रहा है कि भैया देश की लिए एक ही अनिवार्य बात है कि वो इंश्योर करे इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड लीगल सिस्टम विच प्रमोट जस्टिस ऑन द बेस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। जितने भी देखो आर्टिकल 14 और 22 आपको पता ही होगा, आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए, नहीं पढ़े हैं तो आप थोड़े दिनों में मेरी पॉलिटी की सीरीज़ फॉलो कर लेना। पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत की 6th एडिशन जो लेटेस्ट आया है उसकी फुल PDF के थ्रू एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं। आ रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है उसकी, जल्दी आ जाएगी। इन्होंने कहा है कि भैया इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सबको, स्पेशली लीगल सिस्टम के अंदर। और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अनिवार्य जिम्मेदारी किसकी, स्टेट की। स्टेट क्या है यहाँ पे, इंडिया, नॉट एनी राज्य वगैरह नहीं, यहाँ पर स्टेट जो है कंट्री की बात की जा रही है। बस इसमें यही है, आगे चलते हैं। टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल हेल्थ रिलेशंस। तो ये न्यूज़ में चल रहा है, आप लोगों को मालूम ही होगा। इसमें बात ये हो रही है कि 58 कंट्रीज़, जिसमें 27 मेंबर जो हैं यूरोपियन यूनियन के हैं और इंडिया, उन्होंने एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है वो मूव किया है, जिसकी डिमांड क्या है कि भैया एक ये WHO के रिस्पॉन्स में कोरोना वायरस के पेंडेमिक के ऊपर इवैल्यूएशन होना चाहिए WHO का। ये जो रेजोल्यूशन है ये ऑस्ट्रेलिया ने मूव किया है, मैं आपको बता देता हूँ। और ऊपर एक वर्ड आया है यूरोपियन यूनियन। देखो, एक होता है यूरोप, एक होता है यूरोपियन यूनियन। यूरोप जो एक जोग्राफिकल लोकेशन का नाम है, एक कॉन्टिनेंट का नाम यूरोप है। यूरोपियन यूनियन जो है ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संधि है ये, ठीक है। और यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ना कई सारी ट्रीटीज़ वगैरह हैं। 1951 से लेकर स्टार्ट हुई थी, पेरिस की ट्रीटी हुई थी, फिर 1957 में रोम की ट्रीटी हुई थी। तो जनरली ये लोग यूरोपियनशिप सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं तो 1993 आई थिंक, तब से ही मानते हैं अपने आप को। लेकिन इसके बाद आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, ये जान लो कि यूरोपियन यूनियन के अंदर पहले 28 कंट्रीज़ थे, ब्रेक्सिट हो जाने के बाद अब 27 कंट्रीज़ हैं इसके अंदर, इसका पार्ट यूरोपियन यूनियन का। और जब WHO की बात हो रही है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। 1948 में फॉर्म हुआ था, आजकल बहुत न्यूज़ में है ये, शायद इस साल रहेगा ही रहेगा, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। 1948 में फॉर्मेशन हुआ था, 194 कंट्री मेंबर्स हैं इसके, और हेडक्वार्टर वही जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर हैं। जो इसके प्रेसिडेंट हैं मिस्टर टेड्रोस, वो इथोपिया के रहने वाले हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए बता देता हूँ, विमेन एम्पावरमेंट की बात हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात हो, इंडिया का ग्लोबलाइजेशन की बात हो, इंडिया के अंदर ह्यूमन वगैरह के लिए इंपॉर्टेंस क्या किया जा रहा है, ऐसे लिखना है। एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, देखो वर्ल्ड बैंक, WHO और IMF, तीनों के अंदर सेकंड हाईएस्ट पोजीशन इंडियन फीमेल की है। मैं कई प्रीवियस वीडियोस में पहले बता चुका हूँ, अभी बताऊँगा, जब तक ये रहेगा बताता रहूँगा। जिन लोगों ने सुन लिया है दो बार स्किप कर दो आगे 10-15 सेकंड। तीनों के अंदर जो सेकंड हाईएस्ट पोजीशन है वो इंडियन फीमेल्स की है। नाम और उनके डेजिग्नेशन ये आप बेशक चाहो तो मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हो, तो आइडिया लग जाएगा कि हाँ आप इस बात को गंभीरता से ले रहे हो। ओके, ये जो रेजोल्यूशन है ये 74th
वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के अंदर होने वाला है, जो कि WHO ने कर रहा है। देखो इसमें असेंबली में होता क्या है ना, सारी कंट्रीज़ जो होती है ना, जो मेंबर है, जनरली 194 कंट्रीज़ की मेंबर है, वो सब ये डिसाइड करते हैं कि WHO की फंक्शनिंग क्या होगी, किसके ऊपर फोकस करेगा, क्योंकि सारे के सारे मेंबर कंट्रीज़ ही हैं उसके। इस बार का जो टॉपिक है वो ऑब्वियस सी बात है, कोरोना वायरस रहेगा। 2 दिन की असेंबली होने वाली है। टॉपिक इसके ऊपर ये भी आने वाला था कि भैया ताइवान को इसका पार्ट रहना है नहीं रहना है। रिसेंट की जो न्यूज़ थी उसमें पता चला कि ताइवान ने मना कर दिया, उसने बोला कि ठीक है अभी इसको हम रहने देते हैं, क्योंकि बात ही आ रही थी कि ताइवान इसको ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन चाइना उसको ऑफसेट कर रहा था। चाइना कहता है कि तुम हमारा पार्ट हो तो हम तुमको रिप्रेजेंट करते हैं, ताइवान कहते हैं नहीं हमें खुद को रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर प्राइम मिनिस्टर नहीं जाते हैं, हेल्थ मिनिस्टर जाएंगे, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि श्री हर्षवर्धन जी हैं, जो कि साथ में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी हैंडल करते हैं। ही विल बी गोइंग देयर। आगे बात कर लेते हैं अपने रेजोल्यूशन की डिमांड क्या होगी इसकी। टफ एक्शन अगेंस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ कोरोना वायरस आउटब्रेक बाय चाइना। समझ में आ गया होगा आपको। एड्रेस की जाएंगे क्वेश्चन जो कि रेज करेंगे WHO के खिलाफ एज एन ऑर्गेनाइजेशन, और उसका रिस्पॉन्स क्या है पैंडमिक के थ्रू, इसके क्वेश्चन रेज किए जाएंगे। एक इम्पार्शियल, इंडिपेंडेंट और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन किया जाएगा। रिव्यू करेंगे कि क्या क्या लेसन्स हैं जो WHO कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स थे उससे हमने क्या क्या सीखा है। इफेक्टिवनेस ऑफ मैकेनिज़म्स एट WHO's डिस्पोजल, नेमली जो 2005 का इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन होगा उसके लिए। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन क्या होता है अब ये जान लेते हैं। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन और IHR 2005 में बना था। ये एक एग्रीमेंट है 196 कंट्रीज़ का, जिसमें सारे के सारे जो मेंबर्स हैं, मेंबर स्टेट्स हैं इसके WHO के, वो भी आते हैं। फॉर ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी, तो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन किसके लिए है, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी के लिए एक एग्रीमेंट है ये। 2 IHR कंट्रीज़ हैव एग्री टू बिल्ड देयर कैपेसिटीज़ कि वो डिटेक्ट, एसेस और रिपोर्ट करेंगे पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स। IHR के थ्रू उन्होंने एग्री किया है। अब WHO इसमें कोऑर्डिनेटर का रोल बहुत अच्छे से प्ले करता है IHR के अंदर, टुगेदर विद इट्स पार्टनर्स। ये देखो IHR का जो क्वेश्चन है ना, ये कहीं ना कहीं प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। मेंस में आई डोंट थिंक पूछा जाएगा, लेकिन प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं घुमा के दे सकते हैं कि क्या ये WHO का पार्ट है या नहीं है। अब IHR के कुछ स्पेसिफिक मेजर्स भी हैं कि पोर्ट, एयरपोर्ट, ग्राउंड क्रॉसिंग्स वगैरह पे लिमिट्स होंगे हेल्थ रिस्क के, वहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कनेक्शन होता है बाउंड्रीज़ के ऊपर, वहाँ ये अनवारंटेड ट्रैवल को प्रिवेंट करता है, ट्रेड के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाने में हेल्प करता है, ट्रेड डिसरप्शन जो होती है उसको कम से कम बनाए रखता है। अब क्रिटिसिज्म क्या है WHO के रिस्पॉन्स के इस पैंडमिक के दौरान, आपको सुनने को मिलता ही होगा न्यूज़ के अंदर। WHO को बोला जा रहा है कि बहुत लेट था, इन्होंने डिक्लेयर किया है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होने लग गया है, और इन्होंने इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी और फिर पैंडमिक भी बहुत लेट डिक्लेयर किया है। ये एक क्रिटिसिज्म किया जा रहा है WHO का। टिल एज लेट एज फरवरी तक WHO ने डिड नॉट सपोर्ट कंट्रीज़ टू इम्पोज ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस टू चाइना। फरवरी तक की न्यूज़ तो काफ़ी आ चुकी थी, लेकिन WHO ने चाइना के ऊपर ट्रैवल को बैन नहीं किया था, तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है उसकी। हम क्या कहते हैं, क्या किया जा रहा है, निंदा की जा रही है। हाँ, अवहेल नहीं, हाँ निंदा ही वर्ड सही रहेगा। अब WHO जो है वो एक शार्प क्रिटिसिज्म के अंदर आ गया है, नॉट जस्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, बाकी अदर क्वार्टर से भी, क्योंकि उसका जो रिस्पॉन्स है ना वो चाइना सेंट्रिक है। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि चाइना को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है WHO, और इसलिए वो चाइना के फेवर में बातें कर रहा है। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये जो भाई साहब है ना हमारे टेड्रोस, ये इथोपिया कंपनी के हैं, कंट्री के, इथोपिया के, और इथोपिया के अंदर बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है चाइना ने, ये कनेक्शन है इसका। तो आई एम नॉट बीइंग पॉलिटिकल, बट ये न्यूज़ में था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं अब। पिछली न्यूज़ में जो मैं आपको बता रहा था ना, उसमें टेड्रोस जो मैंने आपको बताया, ये प्रेसिडेंट हैं WHO के। ऑलराइट, सो नेक्स्ट के न्यूज़ के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। इंडिया ने अपोज किया है ज्वाइनिंग RCEP ओवर चाइना कंसर्न्स। May 15 की डेडलाइन मिली थी इंडिया को एक रिस्पॉन्स देने के लिए, क्योंकि एक इंडिया के पास एक फ्रेश प्रपोज़ल कि कुछ नेगोशिएशंस करने के बाद कि वो एशियान की जो ट्रेड कॉन्सेप्ट है RCEP, जिसकी फुल फॉर्म है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसको ज्वाइन कर सकें। देखो,
एशियन कंट्रीज़ की अगर आपको शॉर्ट ट्रिक जाननी है इसके मेंबर कंट्रीज़ के नाम के बारे में, तो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता सकता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। टीवी, क्लिप, CLIP, फिर ऑफ शॉर्ट में ऑफ एक्स्ट्रा है MBBS। कंट्रीज़ के नाम अगर याद रखने हो तो ये उसके लिए है। टीवी क्लिप ऑफ MBBS। अब इसमें ऑफ से कोई कुछ बनेगा नहीं, ये सिर्फ सेंटेंस का सेंस बनाने के लिए था। अरे मैंने इरेज क्यों कर दिया भाई। टीवी क्लिप ऑफ MBBS। इसमें एक बात आपको जो जाननी पड़ेगी वो ये कि देख, तो एक तो ये सारी की सारी जो कंट्रीज़ हैं वो एशियन कंट्रीज़ हैं। टी से हम लोग जब बात करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये थाईलैंड है, ऑलराइट। वी से वियतनाम है। सी से क्या होना चाहिए, कंबोडिया। एल से लाओस। आई से इंडोनेशिया। पी से फिलीपींस। एम से मलेशिया। बी से ना यहाँ पे बर्मा है, ध्यान रहे। और बर्मा किसका नाम है, म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। बी से ब्रुनई है और एस से हमारा सिंगापुर है। तो बस एक बार आपको ये नाम रीड करने पड़ेंगे, पहली बार पढ़े होने चाहिए आपको ये नाम। फिर सीक्वेंस तो आप कुछ भी सेट कर ही सकते हैं। शॉर्टकट ये टीवी क्लिप ऑफ MBBS। कभी भी आप भूल जाएं तो आप फटाक से याद कर सकते हैं कि ये वाली कंट्री थी। अच्छा, एल से लाओस, एम से मलेशिया, बी से बर्मा या फिर बी से ब्रुनई, कोई भी आगे पीछे कर सकते हो। एक बार आपने नाम पढ़े होने चाहिए कि सारे के सारे तो एशियन कंट्रीज़ हैं, फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो इन एशियन कंट्रीज़ ने प्लस कुछ और कुछ कंट्रीज़ एडिशनल थी उसके अलावा, उन्होंने मिलकर ये डिसाइड किया था भाई हम लोग RCEP बनाएंगे। RCEP ये होगा कि हम लोग एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे इन कंट्रीज़ के बीच में, ताकि आपस में हम लोग कोई टैक्स वगैरह ना लगाएं, आपस में हम लोग फ्री ट्रेड कर सकें। इस पर काफ़ी डिस्कशन चल रहा था। लास्ट ईयर इंडिया ने इसको साइन करने से मना कर दिया था। इंडिया ने कुछ रीजंस दिए थे कि देखो भैया हमारा डोमेस्टिक मार्केट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, चाइना हमारे मार्केट में डंपिंग कर देगा अगर फ्री ट्रेड हो गया तो, और हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो RCEP इतना बड़ा इंपॉर्टेंट था, इंडिया इतना मेजर कंट्री है एशिया का, तो इन कंट्रीज ने सोचा कि हम लोग कुछ डील वगैरह सेटअप करते हैं और इंडिया को नेगोशिएट करने की कोशिश करते। तो इंडिया को उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया था कि भैया हमने आपके लिए एक फ्रेश प्रपोज़ल बनाया है और आपके पास May 15 तक का टाइम है, तो आप प्लीज़ इसे रिकन्सिडर कीजिए। इंडिया ने भैया उसको फिर से मना कर दिया कि नहीं हम तो नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। तो अब वही हमको देखना है कि क्यों नहीं कर पाएगा इंडिया ज्वाइन। इंडिया साइन इसलिए नहीं कर पाएगा, इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है ना RCEP नेशंस के साथ, वो 105 बिलियन है, जिसमें से सिर्फ चाइना के साथ ही 54 बिलियन है। यानी कि ऑन एन एवरेज देखा जाए तो आई थिंक 50% तो सिर्फ चाइना के साथ है। जिन लोगों को ये नहीं पता ट्रेड डेफिसिट क्या है उनको मैं बता देता हूँ। सपोज़ ये इंडिया है और ये चाइना है। इंडिया से यहाँ पर कुछ सामान बिका है 500 रुपये का मान लो, ठीक है, और चाइना से यहाँ पर कुछ सामान बिका है 700 रुपये का। चाइना वालों ने इंडिया में आके कुछ सामान बेचा 700 रुपये का, इंडिया वालों ने चाइना में जाके बेचा सामान 500 रुपये का। तो यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट कितने रुपये हो गया 700 में से 500 निकालोगे तो कितना बचेगा 200 रुपये। तो 200 रुपये का यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट हो गया। तो इंडिया ने बोला कि हमारा टोटल RCEP नेशन सबको मिला है तो हमारा 105 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट, इसमें 54 बिलियन तो सिर्फ और सिर्फ चाइना के साथ है हमारा। तो फर्दर रिलैक्सेशंस जो हैं वो अगर हम कुछ रिलैक्सेशन और दे देंगे, ट्रेड को फ्री कर देंगे, तो हमारा तो डेफिसिट जो है चाइना के साथ वो बढ़ जाएगा। वरीज ऑल्सो ओवर चाइनीज़ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, जो न्यूजीलैंड के डेयरी प्रोडक्ट्स जो है ना बहुत पॉपुलर होते हैं। वहाँ पर काफ़ी लार्ज अमाउंट के अंदर मिल्क वगैरह और बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो उससे क्या होगा कि इंडियन मार्केट्स को बहुत नुकसान पहुँचेगा और हमारे जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट हैं सारे के सारे उनको भी प्रॉब्लम आएगी। ट्रेड एग्रीमेंट में ये भी देखा गया था कि इट इज़ बीइंग डेट्रीमेंटल द गवर्नमेंट्स मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ये कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कि हम अपने, अभी तो रिसेंटली तो प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर अभियान भी चलाया ना, आत्मनिर्भर अभियान, सेल्फ रिलायंट बनना है। तो कहीं अब तो उसकी भी थोड़ा सा ही अगेंस्ट चला जाएगा। अगर हम लोग फ्री ट्रेड अलाउ कर देंगे तो बाकी कंट्रीज़ आके ओवरटेक कर लेंगी। चाइना का सामान क्या है कि सस्ता होता है तो लोग प्रेफर करेंगे सस्ता सामान खरीदना क्योंकि क्या होता है ना, सिटीजन्स को पता नहीं होता कि कौन सी कंपनी से, उनको होता है कि सामान मिल जाए। वो लोग ट्रेड नहीं समझते हैं, ट्रेड समझती हैं गवर्नमेंट, बाकी प्राइवेट कंपनीज और वो सब। फिर इंडिया वॉज लुकिंग फॉर स्पेसिफिक रूल्स ऑफ ओरिजिन टू इंश्योर
द ट्रेड पैक wasn't abused by non-partner countries and an order trigger mechanism to protect it from a surge in imports. इंडिया एक ऐसा ऑप्शन देख रहा था कि ऐसे कुछ रूल्स वगैरह बन के निकल के आएँ ताकि जो नॉन पार्टनर कंट्रीज़ हैं, एशियन के अंदर कुछ नॉन पार्टनर कंट्रीज़ हैं, वो इसका फ़ायदा ना उठाएं और हमारे कंट्री के हमारे ट्रेड को अब्यूज़ ना करें, और हम एक ऐसा मैकेनिज़्म बना ले किसी तरीके से ताकि जो हमारे इंपोर्ट्स हैं ना वो ऑटोमेटिक सर्च ना हो, यानी कि दूसरी कंट्रीज से हमारी कंट्री में जो सामान आएगा वो ऑटोमेटिकली ऐसा कुछ रूल बन जाए कि उसको हम बैलेंस करते चलें। इंडिया ऐसा ऑप्शन देख रहा था। ई कॉमर्स और ट्रेड रेमेडीज़ वर अमंग द अदर की एरिया कंसर्न्स दैट फेल टू फाइंड सेटिस्फैक्टरी रिड्रेसल। ट्रेड रेमेडीज़ और ई कॉमर्स के अगर ऑनलाइन वाली बात करें तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इंडिया को सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया, अभी तक सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। बेसिकली इंडिया ने अपना कंसर्न बताया है कि लोअरिंग एंड एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ्स ऑन प्रोडक्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज इट वुड नेगेटिवली इम्पैक्ट द डोमेस्टिक एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखो भैया, सही सी बात है कि अगर आप लोग दूसरी कंट्री से टैक्स वगैरह फ्री कर दोगे, जो कि कॉन्सेप्ट है आरसीईपी की, ऐसी बात नहीं है कि इंडिया वालों को अलाउड नहीं होगा, इंडिया का भी अलाउ होगा दूसरी कंट्रीज़ में जाना, लेकिन इंडिया ना एक पोटेंशियल मार्केट है एशिया के अंदर। चाइना, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी हाई है ना, और हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली बिजनेस ट्रेड कम है। हम लोग एक्सपोर्ट इतना नहीं कर पाते जितना हम इंपोर्ट करते हैं, तो ये बाकी कंट्रीज़ के लिए ज़्यादा फ़ायदे वाली बात है, इंडिया के लिए थोड़ा नुकसान है इसमें। अब रेलेवेंस क्या है आरसीईपी का पोस्ट कोरोना वायरस? एनीथिंग द कोविड-19 एक्सपीरियंस, द एक्सपीरियंस ऑफ कंट्रीज दैट हैव बीन overly dependent on imports from China or one country would have reinforced and revalidated the decision to stay out of आरसीईपी। उन्होंने कहा कि अगर कोविड-19 नहीं होता ना, तो कोई भी कंट्री जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है इंपोर्ट के लिए, वो कोई शक नहीं है इस बात के अंदर कि वो आरसीईपी के डिसीजन से दूर बाहर रहती, दे वुड स्टे अवे, कि भाई हम तो ज्वाइन नहीं कर सकते वरना आरसीईपी हमारे मार्केट को डंप कर देगा। लेकिन इंडिया इस वाले सिचुएशन को यूटिलाइज़ कैसे कर सकता है? अगर इंडिया आरसीईपी के नेगोशिएशंस के बाद उसे ज्वाइन करता है, देयर विल बी नो बेटर टाइम देन नाउ, बिकॉज ये क्या करेगा कि अभी पूरे के पूरे वर्ल्ड को ऐसा सिग्नल दे दीजिएगा कि इंडिया एक बहुत अट्रैक्टिव प्लेस है इन्वेस्ट करने के लिए, बट ऑल्सो इट्स पोटेंशियल ऑफ बीइंग ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। ये आपको पता ही है कि कोविड-19 के कारण बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो चाइना को छोड़ रही हैं। तो इस टाइम पर अगर इंडिया आरसीईपी को भी ज्वाइन कर लेता, तो ये एक सिग्नल जाता पूरे वर्ल्ड के अंदर कि देखो भैया, इंडिया एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है आफ्टर दिन चाइना, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेबर बहुत सस्ती मिलती है हमारे यहाँ पर। तो उन लोगों को मौका मिल जाता है इंडिया में आने का और बिज़नेस को चलाने का। ये एक अच्छा मौका है अगर इंडिया आरसीईपी को अभी ज्वाइन करता है तो। फिर इंडिया could also use RCEP to generate optimism amongst इंडियन कंपनीज। इंडियन कंपनीज राइट नाउ जिनको ये फियर आ गया है कि भैया हमारा तो बिज़नेस अब ख़त्म हो जाएगा, इसके अंदर कोविड-19 के अंदर इकोनॉमी डाउन जा रही है, उनको एक ऑप्टिमिज़म, एक होप मिल जाती है कि देखो आरसीईपी ज्वाइन हो गया, यानी दूसरी कंट्रीज़ में टैक्स फ्री ट्रेड अलाउड है, तो अब हम लोग इंडिया में ही नहीं बाकी कंट्रीज़ में जाके भी अपना सामान बेचेंगे, तो हमारा नुकसान नहीं होगा, हमारा बिज़नेस जो है वो मेनटेन रहेगा। ये एक इंटरनल ऑप्टिमिज़म भी कंपनीज़ में आता। अब आरसीईपी क्या है, मैंने आपको बताया था, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है 16 कंट्रीज़ का, जो कि स्पेशल एशिया पैसिफिक रीजन में, एशिया आपको पता है कॉन्टिनेंट, पैसिफिक आपको पता है ओशियन, तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये एशिया पैसिफिक है, यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट पे आती हैं, कुछ पैसिफिक कंट्रीज़ वगैरह भी हैं। ये जो पैक्ट है ये इट लुक्स टू ड्रॉप द टैरिफ ड्यूटीज़ बिटवीन, यानी दो कंट्रीज़ के बीच में जब व्यापार होगा तो उसमें टैक्स वगैरह ना लगे, फ्री में टैक्स ये जो सामान है आगे इधर उधर हो सके, इन और आउट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। आरसीईपी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर है वो एशियन कंट्रीज़ का है, शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया है, टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपीन। एमबीबीएस का मतलब हो जाएगा मलेशिया, बी से बर्मा जो कि म्यांमार का शॉर्टकट है, बी से ब्रुनेई और एस से सिंगापुर। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ग्रुपिंग है 10 साउथ एशियन कंट्री, जिसमें वही कंट्री देखो, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार जिसका मैंने आपको पुराने नाम से शॉर्टकट में बताया है बर्मा, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। 10 कंट्रीज़ हैं और उसमें भी TVCLIP 6 हो गए, OF को हटा देना, MBBS 4 और करके 6 4 10। ऑलराइट, ये प्रपोज़ किया गया था एशियन ब्लॉक जो है वो उसके जो 5 डायलॉग पार्टनर्स हैं, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये भी आरसीईपी को ज्वाइन करेंगे। ओके,
ये जो न्यूज़ है ना, फोर्थ एंड फिफ्थ ट्रांच ऑफ मेजर्स टुवर्ड्स गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, 3 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ में यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। देखो ये वाली जो न्यूज़ ये है ना, इसमें कोई एग्जैक्टली आपसे ये नहीं पूछने वाला है कि किस सेक्टर को कितने पैसे दिए गए, क्योंकि उसमें बहुत ऊपर नीचे होगा, बहुत सारे डेटा है तो वो कहीं पे भी नहीं आएगा, ना प्रीलिम्स में ना मेंस में। हालांकि ऑल्दो अगर कोई इंसान इतना महान निकला कि भाई साहब वो सारे के सारे अमाउंट भी याद करके चला गया, तो बहुत अच्छी बात है, उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन के पीछे इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए, आपको अदर फैक्टर्स। क्वेश्चन कभी भी ये नहीं आने वाला है उसके आपके एग्ज़ाम के अंदर कि एग्जैक्टली बताओ किसको कितना अमाउंट दिया गया था। क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा कि ओवरऑल क्या क्या मेजर्स लिए गए थे, तो आप उसमें ये बता सकते हो हैवी इन्वेस्टमेंट इतनी की हुई थी, अगर आप उसमें, और उसमें डिटेल्स कभी भी ज़रूरी, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि भैया इतना पैसा जो अमाउंट है वो याद रखना पॉसिबल नहीं होता है। आपको ये सोचना है कि एक आईएएस ऑफिसर क्या करेगा इस मोमेंट के ऊपर, क्या उसको याद होता, नहीं होता उसको भी, उनको भी पेपर खोल के देखना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर किसी को याद करना हो कर लेगा। पर मैं ये बोलूँगा कि आप ये पूरे के पूरे जो आत्मनिर्भर अभियान का है ना, ये इस इनसाइट की न्यूज़ के अंदर मत पढ़ो, इन्होंने इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। आप किसी दूसरे चैनल के ऊपर चले जाओ। हाँ, मैं अपने चैनल से आपको दूसरे चैनल के ऊपर रेफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। ये एक प्रॉपर आत्मनिर्भर कैंपेन का जितना भी है, आप किसी एक चैनल पे जिसने स्पेसिफिक इस टॉपिक की वीडियो बना रखी हो वो आप देख लो। मेरे चैनल के ऊपर न्यूज़ वगैरह ही आएंगी, मैं स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर वीडियो शायद नहीं बनाऊंगा कभी भी, लेकिन किसी ने, बहुत लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया होगा, आप वहाँ से देख लो इस एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेनेशन उतना ढंग से नहीं दिया हुआ है, टुकड़ों में है। फर्स्ट कभी दिया, सेकंड, थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ आज दे दिया है, क्योंकि संडे को तो ये लोग न्यूज़ निकालते नहीं इनसाइट वाले, कोई बात नहीं। पर मैं कहूँगा कि आप पाँचों के पाँचों ट्रेंच जो है ना, किसी एक न्यूज़ चैनल पर एक ही बारी में देख लो, और तब उसके नोट्स बनाना, आपको तब फ़ायदा होगा, टुकड़ों में मत रखना इसको। हम नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। क्या है हमारी नेक्स्ट न्यूज़? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनिट की बात कर रहे हैं। जो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे है वो 17 मई को मनाया गया था, जिसकी थीम थी कनेक्ट 2030। आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए है। एसडीजी की अगर हम बात करते हैं तो ये 2015 से और 2030 तक का टारगेट है। ठीक है, 17 एसडीजीज हैं हमारे, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है यूनाइटेड नेशंस के। और इंडिया के अंदर नीति आयोग हमारा जो है वो हैंडल करता है सारे के सारे एसडीजीज। नीति आयोग आप लोगों को पता ही होगा 2015 में बन के आया था, जिसने रिप्लेस किया था हमारे प्लानिंग कमीशन को। नीति आयोग जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंडर आता है। चेयरपर्सन जो है इसके वो हमारे पीएम होते हैं। वाइस चेयरपर्सन जो हैं इसके हमारे राजीव कुमार जी हैं। और जो सीईओ होते हैं इसके नीति आयोग के, वो हमारे अमिताभ कांत जी हैं, एबी। अराउंड 400 करोड़ का इसका ईयरली एनुअल बजट होता है। और ये ना बॉटम अप अप्रोच पे काम करता है नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन आई थिंक कहीं ना कहीं टॉप डाउन बॉटम अप्रोच पे काम करता था। और नीति आयोग क्या है? नीति आयोग एक थिंक टैंक है बस। तो हम लोग जान रहे थे टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के बारे में। इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। ये एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है 17 मई को 1969 के साथ, और उस टाइम पर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन फाउंड किया गया था, और साइनिंग हुई थी पहले इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन की, जो कि 1865 का है। इस यूनियन के बारे में जानते थे, एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की है, जिसका पर्पज़ है कि कोऑर्डिनेट करे टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेशन और सर्विसेज थ्रू आउट द वर्ल्ड। ओरिजिनली ये 1865 में फाउंड किया गया था। और इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन जो है ये ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर वहीं हमारे जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। 3 सेक्टर होते हैं इसमें: रेडियो कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन और टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट। रेडियो कम्युनिकेशन क्या इंश्योर करता है कि ऑप्टिमल, फेयर और रैशनल यूज़ होना चाहिए रेडियो फ्रिक्वेंसी के स्पेक्ट्रम का। टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन क्या देखता है? ये फॉर्मुलेट करता है, रिकमेंड करता है स्टैंडर्डाइजेशन, कि भाई कुछ स्टैंडर्ड तरीके हों जो कि हर कंट्री, हर लोकेशन पे फॉलो किए जाएं। और डेवलपमेंट वाले सेक्टर में हम लोग बात करते हैं तो ये असिस्ट करता है कंट्रीज़ वगैरह को कि वो एक प्रॉपर इंटरनल कम्युनिकेशन ऑपरेशंस के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट वगैरह, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको डेवलप कर पाए और उनको मेंटेन कर पाए। मेंबरशिप की अगर बात करते हैं तो इसमें 193 मेंबर स्टेट्स हैं, और जो सारे के सारे यूएन मेंबर्स के स्टेट्स हैं इसके अंदर, एक्सेप्ट रिपब्लिक ऑफ पलाऊ और वेटिकन सिटी। जो मेंबरशिप है आईटीयू की वो सिर्फ यूएन मेंबर्स के लिए ओपन है।
विच में जॉइन द यूनियन एज मेंबर स्टेट्स, या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जैसे करियर की तरह कोई इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर हो, फंडिंग बॉडी हो, कोई रिसर्च डेवलपमेंट की ऑर्गेनाइजेशन हो, इंटरनेशनल हो, रीजनल टेली कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, ये भी आईटीयू को एक नॉन वोटिंग सेक्टर मेंबर की तरह ज्वाइन कर सकते हैं। फंक्शन क्या रखे हैं इन्होंने बताया कि भैया ये सेटअप करेगा, पब्लिश करेगा रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें हर तरह के रेडियो, टेलीविज़न, सैटेलाइट, टेलीफोन और इंटरनेट के बारे में बात की जाएगी। ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो होगी, ये कंडक्ट करेगी वर्किंग पार्टीज, स्टडी ग्रुप्स और मीटिंग्स जो कि करंट और फ्यूचर इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे और उनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेंगे। ये ऑर्गेनाइज करेंगे और होल्ड करेंगे एग्जीबिशन और फोरम, जिसको बोला जाएगा ग्लोबल टेलीकॉम, हर 4 साल के अंदर। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है आईटीयू का, मैंडेट करेगा, और मैंडेट करने का मतलब कि ये क्या करेगा, मेक अदर्स डू इट, हेल्प करेगा इमर्जिंग कंट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने में और डेवलप करने में उनका पूरा का पूरा टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम अपने आप। ऑल्दो जो रिकमेंडेशंस हैं आईटीयू की वो नॉन बाइंडिंग है, कंपल्सरी नहीं है कि भैया जो आईटीयू ने बोला है आपको फॉलो ही करना है, आपकी चॉइस है, वो एक एडवाइस है, वो एक सजेशन है, आपको लेना है तो लो, अदरवाइज रहने दो। Most countries adhere to them to the interest of maintaining effective international electronic communication environment। मतलब कि बहुत सी कंट्रीज़ हैं उनकी बात मानती ही हैं, क्योंकि वो सब चाहती हैं कि एक स्मूथ और इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेंटेन रहे नेशन वाइड, वर्ल्ड वाइड। इंडिया का आईटीयू के साथ क्या संबंध है ये जान लेते हैं हम लोग। किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाएगी तो हम लोग इंडिया को फोकस में रख के बात करेंगे। इंडिया जो है इसका एक्टिव मेंबर है आईटीयू का 1869 से, और रेगुलर मेंबर है आईटीयू काउंसिल का 1952 से। 2018 नवंबर के अंदर इंडिया को फिर से मेंबर चूज़ किया गया था आईटीयू काउंसिल का अगले 4 साल के लिए, 2022 तक। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है कि वाई द गवर्नमेंट हैड टू इंजेक्ट मनी इनटू द पावर सेक्टर। ये जो पावर सेक्टर है इसके अंदर सरकार को इतना पैसा इंजेक्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, कौन सा इंजेक्ट किया गया, ये जो रिलीफ पैकेज है ना 20 लाख करोड़ का, इसी में से। तो बात कर लेते हैं। ये जो स्ट्रेटजी थी ना ये फर्स्ट ट्रांच में ही था, इसमें मेंशन किया गया था कि इंडिया की जो इकोनॉमी, जो बैटर्ड इकोनॉमी यानी कि जो ऑलरेडी ध्वस्त होती हुई जो इकोनॉमी है उसको ट्रैक पर लाने के लिए कुछ 90,000 करोड़ का लिक्विडिटी इंजेक्ट किया जाएगा फंड स्टार्व्ड, यानी कि उन इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के अंदर जिनको ऑलरेडी फंड्स की कमी है। डिस्कॉम वर्ड बहुत यूज़ होगा आपके यूपीएससी के प्रिपरेशन के अंदर, याद रहे ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ होती हैं। ये आपको मैं समझाऊंगा एग्जैक्टली और डिटेल में नीचे। काम कैसे करेगा, जो स्टेट ऑन्ड पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है और जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन है ये इन्फ्यूज़ करेगा लिक्विडिटी को। ये एक अमाउंट उठाएगा 90,000 की मार्केट से अगेंस्ट द रिसीवेबल्स ऑफ डिस्कॉम्स, ऑब्वियस सी बात है उसके अगेंस्ट में आएगा, और इसकी गारंटी लेगी स्टेट गवर्नमेंट। ओके, ये वन टाइम लिक्विडिटी इन्फ्यूजन है जो कि किसके लिए यूज़ किया जाएगा, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर पावर जनरेशन कंपनीज़, ट्रांसमिशन कंपनीज़ की पेमेंट के लिए, और इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के लिए, और रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर्स के लिए। ये नेसेसरी क्यों था, एनर्जी कंजम्पशन है जो स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स वगैरह की जो कंपनीज़ वगैरह होती हैं, ये सारी की सारी ना इकोनॉमी की एक बहुत बड़ी डिमांड से रिलेटेड होती हैं। और कुछ अराउंड 10 स्टेट्स के आसपास हैं जो एक 1/3 पावर सप्लाई लूज़ कर रहे हैं अपने कंज्यूमर्स के ऊपर, क्योंकि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हुए हैं। इस टाइम पे बहुत सारा स्टेट्स को नुकसान हुआ है और उनके कुछ ओवर ड्यूज़ हैं, उन्होंने जो कि पावर प्रोड्यूसर्स को पे नहीं किया है, और उन्होंने ये सारा का सारा ना इसके कारण एक बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भी एक स्ट्रेस आ रहा है हमारा। लॉकडाउन के कारण बहुत सारा नुकसान हो रहा है बेसिकली कहें तो। अगर हम बिसाइड जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है ना लॉकडाउन के कारण, वो इंडस्ट्रीज़ से शिफ्ट होकर होम्स पे आ गई है अब सारी की सारी, जिसके अंदर क्या है कि बहुत सारे पावर्स के अंदर डिफरेंट रिजल्ट्स मिल रहे हैं कंट्रोल करने में। जो पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है ना वो नीचे चली गई है, क्योंकि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पावर जो है ना वो बंद हो गई है, फैक्ट्रीज वगैरह बंद है इस टाइम पर। पावर सेक्टर काम कैसे करता है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले स्टेज के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो जनरेट की जाती है थर्मल, हाइड्रो और रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स के ऊपर, जिसको ऑपरेट करते हैं या तो स्टेट ओन्ड कंपनीज़ या फिर प्राइवेट कंपनीज़। ध्यान रहे इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा कनकरेंट लिस्ट के अंदर आता है। 3 लिस्ट होती है हमारी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट के अंडर इसकी ना पीडीएफ आपको एग्जैक्टली गूगल के ऊपर लिखो लिस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, और इसकी पीडीएफ है एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट से, वो आपको मिल जाएगी। उसको एक बार रीड कर लो, बस याद नहीं रखनी है, एक बार अंदाज़ा लग जाए कि अच्छा ये वाला सेक्टर यूनियन के अंदर आता है, ये स्टेट के अंदर और ये कनकरेंट के अंदर।
फिर यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट की जाती है स्टेट ओन्ड कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी के बाद जनरेट करने वाली कंपनी अलग होती है। सेकंड स्टेज के ऊपर ये जो जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, ये एक ट्रांसमिशन ग्रिड सिस्टम के थ्रू मूव करती है, जिसमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी के सबस्टेशंस होते हैं, ट्रांसफार्मर्स होते हैं, पावर लाइन्स होते हैं, जो इन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स को, जो कि फर्स्ट स्टेज के थे, और एंड कंज्यूमर्स को, जो जैसे हम लोग घरों में रहते हैं, हमारे को कनेक्ट करने में हेल्प करता है ये ट्रांसमिशन ग्रिड सिस्टम। हर एक स्टेट के पास एक ट्रांसमिशन ग्रिड यूटिलिटी होती है, along with private transmission companies which are responsible for setting up intra state transmission। इंट्रा वर्ड का मतलब होता है कि विद इन स्टेट। ये ऐसा नहीं है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश और कर्नाटका को कनेक्ट करेगा, नहीं नहीं। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है आंध्र प्रदेश के विद इन। इंट्रा, INTER होता है ना अगर, तो हम बात करते हैं कि दो डिफरेंट स्टेट्स की बात की जा रही है। इंट्रा का मतलब अपने ही अंदर। थर्ड स्टेज के अंदर क्या होता है, ये लास्ट माइल लिंक होता है, जो डिस्कॉम्स यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो होती हैं वो ऑपरेट करती हैं लार्जली स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। ये कंपनीज क्या करती हैं, ट्रांसमिशन ग्रिड सिस्टम के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी लेके हम लोगों को घर तक पहुंचाती है ये, ठीक है। अब डिस्कॉम्स जो हैं एसेंशियली परचेज करती हैं पावर जनरेशन थ्रू पावर परचेज एग्रीमेंट होता है इनका, और फिर इसको सप्लाई करती कंज्यूमर्स को, जो कि जैसे हम लोग हो गए डेली कंज्यूमर्स हम इलेक्ट्रिसिटी के। अब फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो इतनी पुअर क्यों है इन कंपनीज़ की। देखो इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्राइस है ना, सर कुछ सेगमेंट्स का, जैसे कि एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक का, ये क्रॉस सब्सिडाइज किया जा रहा है इंडस्ट्रीज़ और कमर्शियल सेक्टर के द्वारा। इसके कारण जो इंडस्ट्री की जो कॉम्पिटिटिवनेस है ना वो घटती जा रही है। फिर एक प्रॉब्लम है AT&C के अंदर भी, यानी कि अगर हम बात करें तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ। कंपनीज जिस प्राइस में प्रोड्यूसर से ख़रीदती हैं, ठीक है, और जिस प्राइस में ये जो डिस्कॉम्स होती हैं हमारी, जितने में ख़रीदती हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को, और जितने में आगे फॉरवर्ड करती है एंड कंज्यूमर को, इसमें गैप होता है। ख़रीदती है, मान लो अगर एग्जांपल ले रहा हूँ, 10 रुपये यूनिट ख़रीदती हैं, तो इनको आगे सोल्ड करना जो पड़ता है वो तकरीबन या तो 10 में ही सोल्ड करना पड़ता है या फिर थोड़ा कम में सोल्ड करना पड़ता है, तो इनको नुकसान होता है, क्योंकि डिमांड के हिसाब से इनको प्राइस अप एंड डाउन करने पड़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स के ऊपर। छोटी छोटी न्यूज़ होती है, प्रीलिम्स के रिगार्डिंग काम आती है, कि ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं होती, इनको बस ऊपर ऊपर से पढ़ना होता है। माइक्रो RNA क्या होते हैं, एक नॉन कोडिंग मॉलिक्यूल होता है, मीनिंग कि ये ट्रांसलेट नहीं करते प्रोटीन के अंदर, ठीक है। नॉन कोडिंग मॉलिक्यूल मतलब दे डू नॉट ट्रांसलेट इनटू प्रोटीन। ये पार्ट होते हैं लाइन ऑफ अटैक अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। जब भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसका लाइन ऑफ अटैक का हिस्सा बनते हैं ये वायरस से फाइट करते हैं, उनके ऊपर लैच करते हैं मतलब चिपक जाते हैं ये, और वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको कटिंग कर देते हैं। न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए कि एज एंड अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस मेक पीपल मोर वल्नरेबल टू द नोवेल कोरोना वायरस, दिस इज़ बिकॉज द अटैकिंग माइक्रो RNA नंबर्स ड्विंडल इन दैम। उम्र बढ़ती उम्र के साथ, और अगर आपकी हेल्थ ऑलरेडी बहुत ख़राब है, आपको ऑलरेडी कोई बीमारी है, आपको डायबिटीज़ वगैरह है या फिर ऐसी कोई बीमारी ऑलरेडी चल रही है आपको, जो कि काफ़ी लंबे समय से आपने, तो उसमें क्या होता है कि माइक्रो RNA की जो काउंट है ना वो आपकी बॉडी में कम हो जाता है, तो ये वायरस से फाइट करने में आपको इश्यू होता है, इसलिए न्यूज़ में है। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना, ये जो स्कीम है ये लोन देती है 1 लाख रुपए का 3 साल के पीरियड्स के लिए स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स को। गुजरात की स्कीम है। इस स्कीम का एम है कि ये डोमेस्टिक हेल्प को कवर करेंगे, वेजिटेबल वेंडर्स को, कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स को और अदर्स को जिनको कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान इनकम का लॉस हुआ है। लोन प्रोवाइड करेंगे 3 साल के लिए, अच्छी चीज़ है। एलिजिबिलिटी क्या है, एप्लीकेंट्स जो हैं स्कीम के उनको ये will need guarantors to help push their case before credit societies and urban and discrete cooperative banks that will hand out 5,000 crore worth of collateral free लोन्स। कोलेट्रल फ्री लोन्स की बात हम लोग करते हैं तो कोलेट्रल का मतलब होता है गिरवी रखना। ऐसे देखो लोन जब आप लेने जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। कोलेट्रल फ्री लोन ओवरऑल इन्होंने बात की 5,000 करोड़ के आसपास हम लोग रिलीज़ करेंगे, टोटल अमाउंट है ये, एक बंदे के लिए नहीं है। तो इन्होंने कहा है कि भैया आपको ना एक प्रूफ देना पड़ेगा, एक गारंटर देना पड़ेगा कि आपका जो केस है ना वो क्रेडिट सोसाइटीज़ के पास पुश किया जाए, ये बताने के लिए कि आपका कितना नुकसान हुआ और आपको ज़रूरत कितनी है, बस। और इसमें क्या क्या पेनल्टीज़ वगैरह होंगी इसके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए अगर आपने नहीं पे किया तो। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही पे मत करो, इस टाइम का ये लॉकडाउन चल रहा है तो आपको पे करना पड़ेगा, कुछ आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी उसके अंदर। फिर हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट की, जो यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट को मार्क किया था। एक एनुअल इनिशिएटिव है
ग्लोबली, जो कि टू रेज अवेयरनेस ऑफ द क्रिटिकल रोल दैट इज़ प्लेड बाय लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी इन आवर डेली लाइफ। 16 मई को सेलिब्रेट किया गया था। मई 16 को सेलेक्ट किया गया था इस ओकेजन के लिए क्योंकि जो फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन था लेज़र का 1960 में, जो हमारे फिजिसिस्ट थे और इंजीनियर थे थियोडोर मेमन, उनकी एनिवर्सरी थी। ये फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन की एनिवर्सरी थी, उनकी एनिवर्सरी नहीं। आईडीएल है जो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट है, ये इंटरनेशनल बेसिक साइंस प्रोग्राम से आता है, यूनेस्को की IBSP से। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो अब्दुस सलमान इंटरनेशनल सेंटर ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स है, ट्रेस्टे में, इटली के अंदर। अगर हम लास्ट बात करते हैं, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम NMIS की, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये एक सेंट्रल ऑनलाइन रिपॉजिटरी है माइग्रेंट वर्कर्स की, जो कि फैसिलिटेट करती है उनका सीमलेस मूवमेंट अक्रॉस स्टेट्स। ये डेवलप किया हमारे NDMA ने, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके ऊपर तो मेंस में क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। ये एक एडिशनल एडवांटेज है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के अलावा, जो कि हेल्पफुल होगा ओवरऑल कोविड-19 के रिस्पॉन्स वर्क में। ये लास्ट की थोड़ी इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ है। ट्रोग्लोमाइकस ट्वेरेटी, ये एक नई स्पीशीज़ है जिसको डिस्कवर किया गया है यूजिंग ट्विटर की इमेज के थ्रू इसको डिस्कवर किया गया है, इसलिए इसका नाम ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटरी दिया गया है। ये एक पैरासिटिक फंगस की तरह का फंगस है। ये एक ऑर्डर को बिलोंग करता है लबूल बेनियालिस। फंगल पैरासाइट है जो कि अटैक करता है इंसेक्ट्स और मिलीपीड्स को। ये आपको प्रीलिम्स के को ध्यान में रखते हुए आपको पता होना चाहिए कि कोई ना कोई स्पीशीज़ इसको डिस्कवर किया गया था। इस तरह के क्वेश्चन आते हैंगे। मैंने आपको एक चीज़ ऊपर बता दी थी कि मैं एक बार दोबारा याद दिला देता हूँ। ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना हर एक न्यूज़ के बाद, इनके डिस्कशन के लिए मुझको थोड़ा सा वो दीजिए, रिस्पॉन्स और दीजिए कि मुझे डिस्कस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। पिछले वाले में कुछ कम लोगों का रिस्पॉन्स आया था, मैं चाहता हूँ कि और लोग इसको थोड़ा रिस्पॉन्ड करें ताकि मुझे आइडिया लगे कि मैं इसको डिस्कस करने में, देखो हर न्यूज़ के बाद दो तीन मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब मैंने इन क्वेश्चन को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए अगर आप एक सीरियस UPSC एस्पिरेंट हो तो। ऑलराइट, और विजन का मंथली कंपाइलेशन ज़रूर देखना। वीडियो आज ही इसके बाद में अपलोड हो जाएगी, कुछ देर के अंदर ही, जब भी वो कंप्लीट हो जाएगी कंपाइलेशन उसकी। बहुत बेनिफिशियल होने वाला है यार। मैं चाहूँगा कि उस वीडियो को आप प्रमोट भी करें, लोगों को पता चलना चाहिए कि एक्सप्लेनेशंस किस तरीके से पढ़ी जानी चाहिए कम टाइम के अंदर। जब आप खुद पढ़ने बैठते हो तो क्या होता है कि बहुत सारे वर्ड की मीनिंग्स आपको पता नहीं होते हैं, आप स्किप कर देते हो, आप सोचते हो अरे यार छोड़ो, बाद में ढूंढ लूँगा, अभी इसके नोट्स बना लूँगा बाद में वगैरह। लेकिन जब मैं वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि इतना टफ नहीं जितना आप सोचते हो। मैंने बहुत ही खूबसूरती से, बहुत आसानी से एक एक शब्द को ब्रेक करके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। सो प्लीज़ डू वॉच दोज वीडियोज़ और उनको ज़रूर शेयर कर देना यार। थैंक यू, बाय बाय।